किसी ने अगर कुछ डाउट लेने हैं तो वो ले सकते हो। कल तो आपने सिर्फ 2 ही असाइनमेंट्स कंप्लीट करे थे। असाइनमेंट नंबर 3 में अगर हम ध्यान दें ना तो इसमें देखो कि आपको जब ये टेबल बनाने के लिए दी गई, मैं यहाँ पे असाइनमेंट ओपन कर रहा हूँ, असाइनमेंट नंबर 3। देखो यहाँ पे टेक्स्ट की लेंथ ना अब बहुत ज़्यादा है। रेफ्रिजरेटर या सोलर पैनल, अब डिफ़ॉल्ट विड्थ की जो विड्थ होती है ना, डिफ़ॉल्ट किसी भी कॉलम की जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो होती है 8.43। कैसे चेक करना है, या हमें अगर इसकी विड्थ एक्सपेंड करनी है, जब भी क्वेश्चन में कह दे कि चेंज द कॉलम विड्थ, पर इस असाइनमेंट में आपको कुछ भी कहीं पे भी ये नहीं बोल रखा कि कॉलम की विड्थ चेंज करनी है, पर आपने जब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा तो आपका टेक्स्ट विड्थ वाइज कंप्लीट उसमें फिट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ हमें ना बिना कहे बिना कुछ करे सीधा इसको फिट कर देना, बिना असाइनमेंट में पॉइंट पड़े, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट कभी भी आपका ना कट किया हुआ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे यहाँ पर विड्थ दिखा रखा है कि विड्थ एक्सपेंड हो रखी है, ये विड्थ वाइज कंप्लीट फिटेड है, तो रेफ्रिजरेटर को कैसे आप उसमें प्रॉपरली फिट करेंगे। मैंने क्या करा, इस कॉलम में सेलेक्ट किया सभी टेक्स्ट को और फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दी। हमने क्या करा, यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है ना हम चाहते हैं यहाँ पे कट हो रहा है वो सारा ऑटो फिट हो जाए। कैसे करेंगे, या तो आप इस कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी कर सकते हैं, या फिर इससे पहले आपने पढ़ा था किसी भी कॉलम की विड्थ को ऑटो एडजस्ट करने के लिए आप उसके कॉलम के नेम के राइट वाली बॉर्डर एज पे, यहाँ पे जब आपको ब्लैक कलर में प्लस पॉइंट शो होगा डबल क्लिक कर देना, टू ऑटो फिट या ऑटो एडजस्ट, दोनों ही पढ़ते हैं हम इस को कॉलम विड्थ एडजस्ट करने के लिए, या क्लिक दबा के आप इसको मैन्युअली भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। पर इसके अंदर एक चीज़ और देखें ना, जब हम कि सोलर पैनल के नीचे होम थिएटर, थिएटर वर्ड नीचे लेकर आना है। अगर आप इस सेल पे जाके रैप टेक्स्ट ऑन करेंगे तो नहीं होगा वो, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी विड्थ वाइज वो फिट हो रहा है। अब हम चाहते हैं टेक्स्ट को नीचे रैप करके लेकर आना, तो टेक्स्ट को रैप कैसे करेंगे, आपने शॉर्टकट की तो पढ़ी थी, ध्यान है किसी को, क्या होती है? हाँ जी, ऑल्ट प्लस एंटर। और अभी अगर मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ तो देखो क्या होता है, ऑल्ट एंटर करते ही कुछ भी नहीं पड़ा असर इस पर। अब यहाँ पर आपने जब भी किसी टेक्स्ट को ना रैप करके नीचे लेकर आना हो, पहले उस सेल में आपने डबल क्लिक करना है, जब कर्सर बीच में आ जाए जहाँ से भी आपने रैप करना है डायरेक्ट ना डबल क्लिक करके सेल में एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको। क्या नहीं, हाँ जी आगे ध्यान देंगे। अब जैसे होम थिएटर में हम चाहते हैं थिएटर वर्ड को नीचे लेके आना, तो सेल में आप डबल क्लिक करके कर्सर को टी के स्टार्टिंग पे रख के अब आप अपने कीबोर्ड से ओल्ड के साथ एंटर दबा दो, रैप हो गया, टैब दबा दिया। इसके बाद अब हमें टोटल निकालना है। अब टोटल तो आपने इसका कल भी पढ़ा था, अब इसको देखो एक आसान तरीके से सिलेक्शन करना भी बताता हूँ आज। अब जैसे सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब मुझे ना यहाँ पर क्या लिखना है, क्या चीज़, ऑटो सम, अंदर काम नहीं कर रहा, लेफ्ट वाले ओल्ड के साथ इक्वल प्रेस करना है, करेगा। आपने सेल में डबल क्लिक करके ओल्ड इक्वल नहीं प्रेस करना, सिंगल सीधा क्लिक करके, ठीक है, करेगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ऐसा। ये सारे ऑप्शन ब्लैक हो गए, हम इन फीचर्स को ऑफ नहीं कर सकते, सारे काम करने हैं, कोई बात नहीं, आप दिखा देना मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रेस किया इक्वल टू, सेल एड्रेस लिखना है, सबसे पहले किसका लिखना है हमने, रेट का। अब जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके लेफ्ट में लिखा हुआ रेट या राइट में लिखा हुआ है, लेफ्ट में है ना, तो इक्वल टू टाइप करने के बाद एरो बटन की हेल्प से मैंने यहाँ पे ना लेफ्ट एरो बटन दबाया, क्या हुआ यहाँ पर, जिस भी सेल पे मैं सिलेक्शन लेके जा रहा हूँ ना एरो बटन से नीचे करता हूँ तो देखो B3 सेल पे है ना अभी मेरा कर्सर, तो B3 सेल एड्रेस दिखा रहा है।
मैं वापस इस पे B2 पे ले गया, तो देखो B2 का एड्रेस जिसका चाहिए था उसी पे ले जाएंगे हम। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, C2 से। तो लेफ्ट दबाएंगे या राइट एरो, लेफ्ट दबाएंगे। जिस सेल में फॉर्मूला आपने टाइप किया है उसका लेफ्ट या राइट देखना है आपको। अगर आपने राइट एरो दबाया ना तो ये तो वैट के अंदर चला जाएगा। फिर से लेफ्ट लेफ्ट करा, आपने सिर्फ ये फोकस करना है क्या उस सेल पे सिलेक्शन आ रही है जिसका आपने एड्रेस टाइप करना है, और आते ही आप एंटर कर दो या टैब दबा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला आ गया, हो गया आंसर कैलकुलेट। ऐसे ही फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमें यहाँ पे वैट निकालना है। अब वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स किस पे निकलेगा, टोटल अमाउंट पे या रेट अमाउंट पे, रेट पे या टोटल पे, हाँ जी टोटल पे बिल्कुल। तो यहाँ पर टोटल पे क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना रेट जो हमें दे रखा है ना 20,000, वो तो एक सिंगल पीस पे क्वांटिटी का है ना प्राइस। अब आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर 4 खरीद रहे हैं तो 4 के हिसाब से आपको वैट की पे करना पड़ेगा 80,000 की अमाउंट पे, तो आपको टोटल अमाउंट पे करना है, यानी कि इक्वल टू सेल एड्रेस ऑफ टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट को लिखने के लिए मैंने फिर से लेफ्ट एरो प्रेस किया। उसके बाद हमें यहाँ पर 6% निकालना है, क्या लिखेंगे आगे, मल्टीप्लाई में 6%। जितने परसेंट निकालना है, 60 है, 6 है, 40 है, जैसे आपने डिस्काउंट निकाला था, तो यहाँ पर हमने 6% करा, टैब दबाया, 6% आ गया D2 का। उसके बाद हमें नेट प्राइस भी निकालना है, यानी कि टोटल पेबल अमाउंट। क्या करेंगे इसमें, सम। अच्छा आगे, अब यहाँ पर ना सम की बजाय आप सिंपल भी सिलेक्ट करके कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 ही तो सेल है सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। अब यहाँ पर आप सिंपल पहले D2 फिर प्लस में वैट, वैट का मतलब टैक्स है भी और ऐड होता है। ध्यान रखना, जब आप किसी चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये प्लस होगा आपका वैट, माइनस मत कर देना। एंटर किया, सभी का आ गया। मैंने तीनों सेल को सिलेक्ट किया एक साथ क्लिक दबा के, और कॉर्नर पॉइंट से डबल क्लिक करके सभी का आ गया। और उसमें आपको ये सभी जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ना, आप उसमें देखेंगे, मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से। देखो ये ऊपर की साइड पे प्लेस हो रखी है, पोजीशन इसकी चेंज हो रखी है। कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, इसको टॉप अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी। आप जब असाइनमेंट बनाते हैं ना, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है या नहीं, जैसी टेबल आपको दिखा रखी है, लेफ्ट में अगर कुछ कंटेंट दिखा रखा है तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट में, टॉप बॉटम मिडल है तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब ये चीज़ सॉल्व होगी, पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं इसमें। फर्स्ट में तो कह रहा है सेम टेबल बनानी है, और देखो हमने गड़बड़ ये भी करी, जब भी आप कोई टेबल डिज़ाइन करते हैं ना, उसमें सबसे पहले ना आप फर्स्ट पॉइंट जरूर पढ़ा करो। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्रिएट द टेबल सेम एज गिवन अबव एट सेल A3। आपको ये जो टेबल है ना A3 से बनानी थी, और अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो हम क्या करेंगे, टेबल के ऊपर या तो 2 लाइंस अलग से और रो ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करते हैं, मैंने रो नंबर 1 पे राइट क्लिक करा, ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, रो ऐड होगी। दोबारा से करेंगे एक और ऐड हो जाएगी, पर मैंने ना अंडू करा। हमें कितनी चाहिए, 2 रो, किसके ऊपर, रो नंबर 1 पे। तो 1 के साथ साथ 2 को भी सिलेक्ट कर लो पहले, एक साथ 2 इकट्ठी भी ले सकते हैं। आपको 3 रो ऐड करनी है तो 3 लाइंस को एक साथ सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके तो इंसर्ट कर ही सकते हैं, और ऊपर अलग से ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पर इंसर्ट का, लास्ट में देख सकते हैं इंसर्ट, क्लिक करा ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंसर्ट बटन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी, आप अपनी टेबल को ना पूरे को सिलेक्ट करो, कट कर दो। मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, या कंट्रोल X कट करके जहाँ पर भी आपने अपनी टेबल को मूव करना है, जिस भी सेल में हम चाहते हैं रो नंबर 3 पे चाहिए। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे तो भाई डेटा टाइप हो रखा है, पहले नीचे मूव करेंगे क्लिक करके, फिर कहेंगे वहाँ पे टाइप हो रखा था इसलिए नहीं करा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि अगर आपने यहाँ पे कुछ डेटा, अब वो तो मूव ही हो जाएगा सीधा, तो LCD वाले सेल पे जाके मूव करोगे तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो एज इट इज मूव हो जाएगा। और हेडिंग्स भी बोल्ड थी तो हम बोल्ड करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करा, कंट्रोल B बोल्ड, और वापस फाइल पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि
वैट हो गया हमारा, नेट प्राइस भी निकाल लिया। और इसके अलावा साथ में ही कह रहा है क्रिएट ए न्यू रो बिफोर। कल आपने जब एक असाइनमेंट किया था, असाइनमेंट नंबर 2, तो उसमें देखा था क्रिएट ए न्यू रो आफ्टर सोलर पैनल, और यहाँ पर आज क्या दिया, बिफोर, यानी कि सोलर पैनल वाली लाइन से पहले। अब आपको एक एंट्री और अलग से करनी है, तो आप कहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे रो? सोलर पैनल से पहले चाहिए हमें, सोलर पैनल। तो सोलर पैनल वाली लाइन नंबर पे ही राइट क्लिक और इंसर्ट करके यहाँ पे आपने एक एंट्री करनी है, जैसे कंप्यूटर। फिर आपने इसमें प्राइस जो भी उसमें दे रखा होगा, क्वांटिटी, और बाकी आप कंट्रोल डी दबा सकते हैं। नेक्स्ट सेल पे जाके कंट्रोल डी, टैब दबाया, कंट्रोल डी, ड्रैग सेल करने के लिए सेम फॉर्मूलास अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। और इसमें हमारे कोमास भी लगे हुए हैं अगर, तो आप इन सभी डिजिट्स को सिलेक्ट करके यहाँ से आप 1000 सेपरेटर यानी कोमा स्टाइल पे जब क्लिक करेंगे ना, साथ में 2 डेसिमल भी आ रहे हैं, पर आपको टेबल में नहीं दिखा रखे कि साथ में पॉइंट के बाद 00 लगी हुई है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ से आप डिक्रीज डेसिमल कर दो। और इसके अलावा चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, कह रहा है टेक्स्ट की अलाइनमेंट ना सेंटर करनी है, किसके अंदर, टू द फर्स्ट कॉलम। अब कॉलम का मतलब यहाँ पे कौन सा कॉलम, कह रहा है फर्स्ट कॉलम कह रहा है, तो ये फर्स्ट कॉलम में जो आपका डेटा है ना, इसको कह रहा है सेंटर अलाइनमेंट करनी है, तो नीचे से आप यहाँ से सेंटर टेक्स्ट कर देना, टेक्स्ट सेंटर में हो गया। उसके बाद आ जाता है गिव शेडिंग टू द सेल्स इन रो नंबर 3, कह रहे रो नंबर 3 में सेल्स के अंदर ना कलर फिल करना है, यानी कि शेडिंग देनी है रो नंबर 3 में। तो रो नंबर 3 में जो आपने काम कर रखा है, हेडिंग बना रखी है हमने, तो आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बताया था आपको ऑप्शन का नाम फिल कलर या शेडिंग या बैकग्राउंड कलर, या हम इसको सेल कलर भी पढ़ते हैं, कलर भी आ गया। और सेव कर देंगे इसको। असाइनमेंट 3 कंप्लीट। और ऐसे ही आपको 4 भी बनानी है, 4 आप बना लेंगे, पर इसमें आपको बता देता हूँ एक दो ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट है, सिर्फ वही कवर कराऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। तो मैंने इसमें जैसे टेबल पहले से ले रखी है, एवरेज निकालनी है। अब एवरेज के लिए तो आपको आता ही है, एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज लिखेंगे। जैसे ही आपको नेम नीचे सिलेक्टेड शो होगा ना, आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करके एवरेज को कंप्लीट टाइप नहीं करना पड़ेगा, अगर सिलेक्टेड शो हो रहा है टैब प्रेस करते ही लिखा हुआ आ जाएगा। और रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर, जिसके बाद वापस इसी सेल पे जाके ना डबल क्लिक से हमने इसको नीचे फिल भी कर दिया डिटेल्स। एंड देन नेक्स्ट आगे आता है। फिर अब इतना करने के बाद हमें कह रहा है क्रिएट ए न्यू कॉलम एज टोटल मार्क्स। अब कह रहा है भाई टोटल मार्क्स भी निकालने हैं, बट कहाँ पे निकालने हैं, बिफोर एवरेज कॉलम, एवरेज कॉलम से पहले निकालने हैं। तो एवरेज कॉलम से पहले कैसे बनाओगे न्यू कॉलम, राइट क्लिक करेंगे, एवरेज के कॉलम नेम पर पहले हमने राइट क्लिक करके रो ऐड की थी, रो नेम पर ऐसे कॉलम भी ऐड करके आप यहाँ पे टोटल, और इन सभी 5 सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया। ऊपर से आप ऑटो सम पे क्लिक करो, चाहे ऑल्ट इक्वल दबा दो, सभी का टोटल भी हो गया। फिर उसके बाद आता है न्यू कॉलम बनाना। अब एक और एवरेज कॉलम के बाद में कह रहा है एंड गिव द कॉलम नेम एज परसेंटेज आउट ऑफ 360। अब आपने एक न्यू कॉलम बनाना है, एवरेज कॉलम के कह रहा है बाद में, आफ्टर एवरेज कॉलम परसेंटेज आउट ऑफ 360 के नाम से कॉलम बनेगा। और ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि स्मॉल में जो चीज़ है, स्मॉल में कैपिटल है तो कैपिटल, अब आउट में ओ कैपिटल है तो आपने कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल में लिखेंगे। और इसके अलावा आपने अब इसको ना सोल्व भी करना है। हेडिंग तो आपने बना दी, कॉलम तो आपने क्रिएट कर दिया, पर सोल्व भी तो करेंगे। टोटल मार्क्स की हमने परसेंटेज भी तो निकालनी है 360 में से। अब 360 का मतलब पता है क्या होगा, आपका सब्जेक्ट टोटल कितने सब्जेक्ट है, 5 है, 4 हैं, कितने नंबर के हैं सारे सब्जेक्ट, कितने नंबर के हैं, 90 नंबर के, बिल्कुल 100 नंबर के नहीं है अभी यहाँ पर। अब आपको क्वेश्चन में इसने कैसे डिफाइन करा है, परसेंटेज आउट ऑफ 360 का मतलब एक सब्जेक्ट 90 नंबर का है
4 तो 36 हो गए ना, 9 चौक 36 तो 360। तो इन चीज़ों को, पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया करो कि कितना बता रखा है। अगर यहाँ पे खाली परसेंटेज बोलता है ना, तब हम इसको 100 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बिना कुछ बताए, कोई हिंट विंट भी ना दे रखा हो, तब हम 100 मार्क्स का पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो फिगर होगा। अदरवाइज हम यहाँ पर, ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन होगा कि कितने में से आ रहा है सब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो टेक्स्ट हमारा फिट नहीं हो रहा है, डबल क्लिक करा, ऑटो फिट कर दिया। हमें 360 में से निकालनी है क्या चीज़? परसेंटेज। किसकी निकालनी है? टोटल मार्क्स की। तो टोटल किस में है? F2 में। इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कितने से? 360 से। और इनटू में 100 लिख दो, या सीधा आप परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हो। एंटर प्रेस करने पे परसेंटेज आ गई, ड्रैग कर देंगे। पर उससे पहले की ये चीज़ हम चाहते हैं कि हमने परसेंटेज तो जैसे निकाल ली 360 के में अकॉर्डिंग, तो 90 नंबर के हिसाब से यहाँ पे, यानी 360 में से इसकी 88% परसेंटेज बन रही है। और अब मेरे को सभी को निकालना है, डबल क्लिक भी कर दिया। साथ में अब इसमें कह रहा है इंसर्ट ए न्यू रो बिटवीन रो नंबर 4 and 5 एंड फिल द इमेजिनरी डेटा। का मतलब क्या होगा? यहाँ पर कह रहा है पहले तो एक नई रो लेनी है रो नंबर 4 और 5 के बीच में। तो किसके ऊपर हम राइट क्लिक करके नई रो लेंगे? अब किस पे राइट क्लिक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, 5 पे। अब बिटवीन कह रहा है, 4 और 5 के बीच में कह रहा है। 4 और 5 दोनों को सिलेक्ट कर लोगे ना, तो इन दोनों रो के ऊपर 2 लाइनें ऐड हो जाएंगी। हमें तो 5 के ऊपर चाहिए, यानी कि 4 और 5 के बीच में। तो राइट क्लिक किया 5 पे, इंसर्ट। और यहाँ पे कह रहा है फिल द इमेजिनरी डेटा। का मतलब एक काल्पनिक डेटा, एक डमी कंटेंट। आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, जिस भी नेम से आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर हमने डिटेल फिल कर दी। मार्क्स भी आप अपनी चॉइस से दे सकते हैं, वो अब आपको पास कराना है उसको या फेल कराना है, वो आपकी मर्जी है। और मैंने क्या करा, इन तीनों सेल को सिलेक्ट किया, ब्लैंक सेल्स को कंट्रोल D दबा दिया, सेम फॉर्मूला नीचे फिल हो गया। वापस आते हैं। इसके आगे आ गया चेंज द फॉन्ट साइज 12 ऑफ हेडिंग रो। हो जाएगा ये तो आपका हेडिंग कर लेंगे ना चेंज। और साथ में आपने दे रखा है, और वैसे बता कर भी देते हैं। हमने ना सेलेक्ट किया हेडिंग रो को, और यहाँ से साइज, और लिस्ट पे जाने की बजाय ना, अगर आप लिस्ट पे जाते तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा 12 साइज करने के लिए। आपके साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, 12 हो गया साइज हेडिंग रो का। उसके आगे कहता है फिर गिव द बैकग्राउंड कलर टू द सेल्स, गिव बैकग्राउंड कलर टू सेल्स इन रो 1 एंड फॉर्मूला सेल। कह रहा है बैकग्राउंड पे कलर फिल करना है आपको। कहाँ पे करना है? इन रो नंबर 1 एंड फॉर्मूला सेल्स। तो रो नंबर 1 में हमने हेडिंग दे रखी है, इसमें हमने शेडिंग देनी है। कलर नहीं बता रखा, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर हमें येलो सिलेक्टेड मिलता है, चाहे आप सेम कर दो या अपनी चॉइस का भी कर सकते हैं। अब ऐसा भी ना हो कि आप कलर कर दो इतना ज़्यादा डार्क कि बिल्कुल अंधेरा करके आ जाओ। और एग्ज़ाम में तो ये चीज़ बिल्कुल मत कर देना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में अंधेरा कर देंगे वो। भाई उसकी विजिबिलिटी का भी ध्यान रखना है आपने। तो ये चीज़ें ना एक कुछ कॉमन सेंस वाली भी होती हैं, वो चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। अब ये मत पूछना कि कॉमन सेंस क्या होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी लाइट कलर की शेड चूज़ कर लेना, जो भी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, कोई भी लाइट कलर, ज़्यादा डार्क भी ना हो। टेक्स्ट की विजिबिलिटी आपको होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखते, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो बस। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट ऑप्शन, इसी में अब ये भी बोल रखा था कि चेंज द बैकग्राउंड कलर इन रो नंबर 1 एंड फॉर्मूला सेल्स। तो फॉर्मूला सेल टोटल, एवरेज और परसेंटेज में देना पड़ेगा। और अगर आपने दोनों में ना एक साथ कलर देना है, अब एक टाइम पे तो एक सिलेक्शन हो पाती है, दोनों में एक साथ कैसे करेंगे? पहले एक सिलेक्शन करो और सेकंड सिलेक्शन को आप कंट्रोल दबा के मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। और कलर फिल करा, हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर टू द फर्स्ट रो
यानी हेडिंग रो में आपने अलाइनमेंट्स को सेंटर करना है, बोल्ड भी हो रखी थी हेडिंग्स, और साथ में एक चीज़ और भी कह रखी है इसमें 9 नंबर पॉइंट में, रोटेट टेक्स्ट अप टू द लास्ट सेल ऑफ फर्स्ट रो। क्या कह रहा है कि रोटेट करना है टेक्स्ट को अप साइड, डायरेक्शन बता रखी है, रोटेट टेक्स्ट अप टू द लास्ट सेल में करना है, किस रो में, फर्स्ट रो के अंदर। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो के लास्ट सेल पे क्लिक करा, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन आपने पढ़ा था ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट के नाम से, यहाँ पर जाके रोटेट टेक्स्ट सब के नाम से ऑप्शन है, क्लिक कर दो। हमने हेडिंग्स अगर बोल्ड दिखा रखी है तो बोल्ड करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल छोड़ देंगे अगर नहीं बोल रखा, ना ही बता रखा है। और साथ में आगे एक और चीज़ भी कह रहा है, चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब कह रहा है टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी चेंज करनी है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी कह रहा है, एट द सेंटर टू दी ऑल हेडिंग्स। सभी हेडिंग्स को ना आपने वर्टिकली भी और ऐसे हॉरिजॉन्टली भी, हमने हॉरिजॉन्टल तो पहले से नीचे से देखो कर रखा था, ऊपर की जो 3 अलाइनमेंट होती है ना वो होती है वर्टिकली, टॉप में, मिडल में या बॉटम तो पहले से ही था। तो इसमें क्वेश्चन में हमें बोल रखा है स्पेशली कि वर्टिकली भी, मिडल में और हॉरिजॉन्टली भी। और इसके अलावा आप यहाँ से करने की बजाय ना, कई बार क्या होता है कि जब हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, अगर आपकी अच्छे से परफेक्शन हो चुकी है, आप वेल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तब तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेल का डेटा कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेंटर हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि अगर इसमें कोई गलती का चांस ही ना रहे कि हुआ या नहीं हुआ, हमें नहीं पता लग पा रहा, तो उसके लिए जब आप सेलेक्ट करेंगे रेंज को, कॉर्नर से यहाँ से अलाइनमेंट सेटिंग पे जाकर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट अलाइनमेंट का। ये देखो ये दोनों सेंटर दिखा रहे हैं ना, अगर मान लो इनमें से एक भी सेल सेंटर नहीं हो रखा होगा ना, आपको यहाँ पे कोई भी नाम लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, फिर आप यहाँ से सेंटर ले लेना। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी सेंटर, वर्टिकल भी सेंटर। दिल्ली पुलिस का भी एक एग्ज़ाम हुआ था सीपीटी का 2-3 महीने पहले, तो उसके अंदर क्या था कि एक ऑप्शन और भी दे रखा था, एक तो हम सेंटर करते हैं, अब उसमें क्वेश्चन में ना सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन भी दे रखा था हेडिंग्स को, एक ऑप्शन दे रखा था सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, वो इसी के अंदर आता है। पर हमने अभी इसमें नहीं करना, आगे क्वेश्चन में अगर आएगा तो इस ऑप्शन का यूज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ अभी मैं आपको वैसे बताया था कि अक्रॉस सिलेक्शन का ऑप्शन आपको कहाँ पे जाके मिलेगा, कि अगर किसी असाइनमेंट में कहता है ना क्रॉस सिलेक्शन, तो आप इस ऑप्शन पे जाके कर देना। अभी फ़िलहाल हमने सेंटर ही किया, ओके करा, हो गया, यहाँ पे कंप्लीट होगी। और बॉर्डर जरूर दे देना उस पर, हमने बॉर्डर नहीं दी अभी। सेलेक्ट ऑल एंड गिव ऑल बॉर्डर्स। ये असाइनमेंट कंप्लीट। ऐसे ही असाइनमेंट नंबर 5 में आप जब यहाँ पे इस रिकॉर्ड को डिज़ाइन करोगे ना, आपको ये सारे मंथ के नेम ना खुद से नहीं टाइप करने, आपने सिर्फ एक ही मंथ का नाम लिखना है, और बाकी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको कॉर्नर से ना नीचे ड्रैग कर देना, बाकी नाम अपने आप पे लिखे हुए आ जाएंगे। फिर चाहे मंथ की बात हो, चाहे आप इसमें डेज ऑफ वीक लिख रहे हैं, यहाँ पे वीकडेज आप इसमें जैसे संडे मंडे लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे शॉर्ट फॉर्म में चाहे फुल फॉर्म में। फिर चाहे आप जैन फैब लिखें या जनवरी फरवरी, आप कंप्लीट हेडिंग भी लिखते हैं तब भी ड्रैग हो जाएगा, और किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रैग कर सकते हो। बट इसमें ना सितंबर फिट नहीं हो रहा, सितंबर कट हो रहा है, तो आपको इसको फिट करना पड़ेगा बिना कुछ करे। और हेडिंग्स भी बोल्ड थी, हमने बोल्ड तो कर दी कंट्रोल V से, और साथ में ये टोटल वाला हेडिंग भी ना नीचे दे रखा है, जो ये भी बोल्ड दे रखा है, और ये तीनों सेल्स मर्ज भी हो रखे हैं उसमें। तो आप उसमें जब देखते हैं, टेबल दिखा देते हैं आपको, देखो हेडिंग्स भी बोल्ड है, नीचे टोटल वाले सेल में ना ये नीचे के 3 सेल मर्ज हो रखे हैं उसमें। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट 3 सेल्स को सिलेक्ट किया, आपस में कंबाइन करने के लिए हमने मर्ज कर दिया। टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इनटू 1, मर्ज ऑप्शन का यूज कर देंगे। हमने यहाँ पर इसके बाद ऑल बॉर्डर भी दे दी, और साथ ही एवरेज ऑफ ए एंड बी, देख रहे हो ए और बी नीचे आ रहा है। अब आप इसको अगर रैप टेक्स्ट करेंगे ना, जितना टेक्स्ट देखो बाहर जा रहा है ना सेल से, सिर्फ वही टेक्स्ट नीचे जाएगा। हमें तो ए को भी लेके जाना है,
सेल में पहले डबल क्लिक करके कर्सर को ए के स्टार्टिंग पे रखेंगे। अब आप ऑल्ट एंटर दबा दो अपने कीबोर्ड से। मैंने यहाँ पे ऑल्ट एंटर दबा दिया। देखो मैं अंडू कर रहा हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर ए के आगे कर्सर रखा, ऑल्ट के साथ एंटर दबाया, उसके बाद सिंपल एंटर या टैब बटन दबा दो। अब इसमें कह रहा है ए और बी को प्लस कर दो, तो कैसे करेंगे? सिंपल आप चाहे तो आप इक्वल टू लिख के ना सेल पे क्लिक करो, ए की वैल्यू कितनी है 5, सेल का एड्रेस लिखना है पर आपने B2, फिर प्लस में B2 की वैल्यू, ठीक है, टैब दबा दिया। फिर कह रहा है नेक्स्ट में A माइनस बी, चाहे तो आप एरो बटन से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, सिंपल माइनस। फिर कह रहा है A और B को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन 8 के ऊपर दे रखा है। डिवीज़न के लिए आप इन दोनों को डिवाइड करने के लिए स्लैश का साइन क्वेश्चन मार्क के नीचे दे रखा है। फिर आता है एवरेज ऑफ A एंड B, एवरेज लिख रहा हूँ, टैब की प्रेस करा मैंने, A और B को सिलेक्ट कर लो, चाहे तो आप एड्रेस टाइप करके एंटर। जिसके बाद आपने इन सभी सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करना है, क्लिक दबा के यहाँ तक, कॉर्नर से सिर्फ यहाँ तक ड्रैग करना है, सिर्फ इतना। और इसके अलावा इन सभी हेडिंग्स को ना कहाँ पर फिट करना है बता सकते हो? ये इसकी अलाइनमेंट की टॉप में कहाँ पे है? ये सारी हेडिंग्स लेफ्ट में है, देखो टॉप में कर रहा हूँ, ऊपर से टॉप अलाइन बिल्कुल लाइन के साथ में दिखाई दे रही है हेडिंग्स। अब पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर दी। कह रहा है सेट द अलाइनमेंट ऑफ ऑल हेडिंग्स एज शोन अबव, जैसा आपको शो कर रखा है गिवन टेबल में सेम हेडिंग अलाइनमेंट सेट करनी है। और कैलकुलेट द ऑल ब्लैंक कॉलम्स यूजिंग एप्लीकेबल फंक्शंस, एक उचित फॉर्मूला फंक्शन जो भी आपने यूज़ करना है प्रॉपर एक मेथड से आपने कैलकुलेट भी करना है। और कैलकुलेट द टोटल बिलो ऑफ ऑल कॉलम्स, इसमें कह रहे हैं आपको नीचे भी टोटल निकालना है सभी कॉलम्स का। फर्स्ट सेल पे क्लिक करा नीचे मैंने, ऑल्ट इक्वल दबा दिया, समरेंज देख रहे हो ऊपर से उठा रहे हैं क्योंकि लेफ्ट में तो थी नहीं, तो टैब दबाने पर या एंटर दबाने पे कैलकुलेट हो गया। और अलग से आप ऐसे भी कर सकते थे कि सम लिख के ना ब्रैकेट लगाओ, रेंज को सिलेक्ट भी कर सकते हो आप, टैब दबा दिया। और वापस इसी सेल पे जाके कॉर्नर पॉइंट से राइट में ड्रैग कर दो, जैसे हम नीचे ड्रैग करते हैं ऐसे राइट में भी कर दिया, सभी का टोटल हो गया। दूसरा तरीका, आप नीचे वाले ना इन पांचों सेल को सिलेक्ट करके और ऑटो सम कर दो, कंट्रोल डी नहीं, ऑटो सम करेंगे, टोटल निकालना है हमने ऊपर से लेके नीचे तक इन सभी डिजिट्स का टोटल करना है हमने। तो ऑल्ट इक्वल या ऑटो सम या सम के थ्रू। अब इन सभी में कोई सम के फॉर्मूलाज तो नहीं लगे होते, क्या पता है पहले ही बैग उठा लेते हो, जाने की बड़ी जल्दी है। कोई इंतजार कर रही है? बता दो नहीं, मेरे को लगा कोई वेट कर रहा होगा। पक्की बात है, टाइम तो नहीं दे रखा किसी को। चलिए आगे है, एंड गिव द बैकग्राउंड कलर टू द गिवन सेल्स एज शोन अबव। तो यहाँ से देखो नीचे आपको कलर भी फिल करना है जैसा आपको नीचे डिस्प्ले कर रखा है, तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से कलर दे देना। और इसमें क्या रहा कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर भी करनी है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सिलेक्ट किया, सेंटर करना है ओनली, सेंटर टेक्स्ट हो गया। और अप्लाई ऑल बॉर्डर एंड डिक्रीज द डेसिमल प्लेस 0 इन एवरेज कॉलम। कह रहा है एवरेज के कॉलम में ना आपको डेसिमल प्लेस 0 अमाउंट पे सेट करनी है, सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसको 0 फिगर पे कर देना। और इसके बाद अप्लाई ऑल बॉर्डर हमने ऑलरेडी कर दिया, एंड गिव फॉर्मेट ऑफ डॉलर साइन टू द टोटल सेल्स बिलो। नीचे जो आपने टोटल निकाले थे ना सेल्स में, उन सभी में आपने डॉलर के साइन भी लगाने हैं। सिलेक्ट किया रेंज को, यहाँ पर आपको एक परसेंटेज के साइन के साथ में अकाउंटिंग फीचर मिलेगा। अगर आप आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो रुपीस का सिंबल आ जाता है कई बार,
तो आप ऑप्शन पे जाके करेंसी सिंबल यूएस डॉलर ले लो, डॉलर का साइन भी आ गया। और क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी आता है कि सेव योर वर्कबुक, क्वेश्चन में जब भी कहता है सेव योर वर्कबुक या वर्कबुक की बजाय कई बार एक्स लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपको एक्सेल फाइल कह रहा है, सेव योर एक्सेल फाइल एट अ डॉक्यूमेंट फोल्डर। अब डॉक्यूमेंट फोल्डर आपको कहाँ पर जाके मिलेगा? जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, दिस पीसी पे आप जाते हो ना स्क्रीन पर, इसमें देखो डेस्कटॉप पे आपको जो दिस पीसी था ओपन करते ही डाउनलोड भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी आ रहा है, पिक्चर भी है, ऐसी और भी बहुत सारे फोल्डर हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी लोकेशन पे अगर कहता है तो सेव एज के टाइम पर जब आप इसको सेव एज करोगे तो यहाँ से ना लोकेशन ऊपर दिखा रहा है एड्रेस बार में डेस्कटॉप, आपको करना है डॉक्यूमेंट पे, यहाँ साइड से चूज़ करके आप अपना नेम सेट कर देना, जो भी नाम से बोल रखा है, और सेव कर देना, डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। ये असाइनमेंट भी कंप्लीट है और नेक्स्ट करा दिया जाए, काफ़ी है। ठीक है, और अपने असाइनमेंट सब चेक करा लो जो जो करके आए। ठीक है।